Hi students, yesterday we studied about the atomic spectra. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि एटम का स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता. जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है. वैसे क्या था, जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है उसमें क्या होता है, शार्प वेल डिफाइंड लाइंस हमें देखने को मिलती है या फिर शार्प वेल डिफाइंड बैंड हमें देखने को मिलते हैं एट डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर. कहते हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो मेनली टू टाइप का होता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस जब उनको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं या फिर उसमें से करंट पास करवाते हैं एट लो प्रेशर के ऊपर, वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. उस एब्जॉर्ब एनर्जी के दौरान वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं. उन एमिटेड रेडिएशंस को हम एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ. कहता जो हमारे पास उस स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो लाइट का वो शो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सब्सटेंस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम का कलर है वो क्या आता है, हमारे पास येलो कलर की लाइट हमें शो होती है. ऐसी जो पोटाशियम है या फिर पोटाशियम का कोई सॉल्ट होता है वो हमेशा कौन सा कलर की लाइट हमें शो करता है, वायलेट कलर की लाइट हमें शो करता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या था, जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है हमारे पास उसमें क्या होती हैं, लाइंस शो होती हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. क्या था जो पैटर्न है लाइन का वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट के लिए करेक्टरिस्टिक होता है. मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए जो लाइन का पैटर्न है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है एट दी डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर. तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट बोलते हैं एटम्स का. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कहता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कॉन्टिन्यूसली फॉल करवाते रहते हैं, कहता पास करवाते हैं गैस में से या फिर किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में से उसको पास करवाते हैं. उस दौरान जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उस ट्रांसमिटेड लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं तो उसमें से जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है लाइट की उसको हम एनालाइज करते हैं, किसके साथ, स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ एनालाइज करते हैं. तो हमारे पास क्या शो होता है, डार्क लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं. कहते हैं जो डार्क लाइंस आती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, वो किसी फिक्स्ड वेवलेंथ के ऊपर वो डार्क लाइन है वो क्या होती हैं, शो होती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हम सोडियम के वेपर्स में से वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो उसमें जो डार्क लाइन है वो हमारे पास कितनी वेवलेंथ पे शो होती हैं, 589 एंड 589.6 नैनोमीटर के ऊपर शो होती हैं. कहता है जो डार्क लाइंस आती हैं उसी वेवलेंथ के ऊपर आती हैं जितनी वेवलेंथ की लाइट को उसने क्या करा है, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करा होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे होता है. कहता है जब हमने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करा था एट लो प्रेशर के ऊपर तो उसमें से जो करंट को पास कराया था तो वहाँ से जो लाइट अमिट हुई थी उस अमिटेड लाइट को एनालाइज करा था स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ. तो वहाँ से जो उसका स्पेक्ट्रम आया था उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइन शो हो रही थी डिफरेंट वेवलेंथ की. कहता उसमें से कुछ लाइंस है वो विजिबल रीजन में शो हो रही थी जबकि कुछ लाइंस है यूवी और इंफ्रारेड रीजन में शो हो रही थी. तो उस बेसिस पे कहता लाइंस है जो डिफरेंट रीजन की उनको ग्रुपिंग करी गई थी इन दी 5 डिफरेंट सीरीज़ के बीच में उसकी ग्रुपिंग करी गई थी जिसका नाम उसके डिस्कवरर के नाम पे उसको दिया गया था. जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि 5 उसकी सीरीज़ बनाई गई थी, दैट इज़ लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज. जिसमें लेमन सीरीज यूवी रीजन में होती है और जो बाल्मर सीरीज है वो कहाँ पे होती है, विजिबल रीजन में होती है. जबकि बाकी की जो 3 सीरीज़ है पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज वो किस रीजन में प्रेजेंट होती है, इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होती है. जिसके लिए उसने एक जर्नल एक्सप्रेशन दिया था 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, किसके इक्वल होता है, r इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर के इक्वल होता है. जिसमें n1 की वैल्यू है वो डिफरेंट सीरीज के लिए क्या होती है, फिक्स होती है, जबकि n2 की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. कहता है जो रदरफोर्ड मॉडल है वो कैसे फेल हुआ. रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है कि जो एटम है एटम के अंदर हैवी पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. उस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में. उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं. तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किसके साथ कंपेयर करा था, सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करा था. जिसमें उसने न्यूक्लियस को किसके साथ कंपेयर करा था, सन के साथ कंपेयर करा था और इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट के साथ कंपेयर करा था. कहता हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलम्बिक फोर्सेस लगती हैं जिसकी हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय आर स्केयर के इक्वल होती है.
यहाँ पे जो Q1 Q2 है वो क्या है, चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर चार्जेस हैं। और यहाँ पे जो R है, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। और K यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ऐसे ही कहता जो हमारे पास सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट के बीच में क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जो किसके इक्वल होती है, F = G m1 m2 बाई R स्क्वायर की इक्वल होती है। जहाँ पे G क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और R हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन दी प्लैनेट एंड दी सन। कहता बट क्या होता है, सोलर सिस्टम और न्यूक्लियस के मॉडल में दोनों में क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते, जैसे रदरफोर्ड ने दोनों को कंपैरिजन करा था। कहते जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल मास होता है, एंड उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जबकि प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, मैसिव होते हैं, मीन्स उसका मास क्या होता है, लार्ज मास होता है, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कहते हैं जो प्लैनेट्स है वो किसी वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। कहता हो जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फेल हो गया, बिकॉज क्लार्क मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेन करा था। कहता क्लार्क मैक्सवेल ने शो करा कि जो चार्ज बॉडी है जब वो मूव करती है अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, मींस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड हमारे पास रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती है। कहता है चार्ज बॉडी है जब वो मूव करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, एनर्जी को लूज करती रहती है। किस फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी को लूज कर देती है। कहता जैसे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स जब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड वो एनर्जी को लूज नहीं करते, बट कहता जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। इस वजह से जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, रेडिएशंस को अमिट करेंगे। कहता अगर वो रेडिएशंस को अमिट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लूज कर रहे हैं। कहता ऐसे ही जब हर टर्न में रिवॉल्व करेंगे हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड, तो हर टर्न में वो एनर्जी को क्या करते रहेंगे, लूज करते रहेंगे। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज होता जाएगा जब वो स्पाइरल पाथ में उसके अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे शो करा है कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता करता क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा एक पॉइंट के ऊपर जाके। तो कॉन्सिक्वेंटली कहता क्या होता है, एनर्जी को लूज करता जाएगा तो ऑर्बिट क्या होता जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा, उसका साइज छोटा होता जाता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। बट ऐसे कहता होता नहीं है, बिकॉज अगर कहता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो दैट मीन्स एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बट एटम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इस वजह से कहता है ऐसा नहीं होता। तो कहता जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की स्टेबिलिटी को। कहता अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम क्लासिकल वेव थ्योरी के बेसिस पे लें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे उसको डिस्क्राइब करें, तो उस दोनों के बेसिस पे जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहता अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन अनस्टेबल है न्यूक्लियस के अराउंड रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो कहता रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टेशनरी क्यों नहीं माना, मींस कहता कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व क्यों करते हैं, उसने ये क्यों नहीं माना कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे खड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। कहता अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते, किसी एक फिक्स जगह पे प्रेजेंट होते, तो क्या होता, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती, जिस वजह से क्या होता, हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास को क्या होता, पुल होता, उसके तरफ खींचा चला जाता, जैसे थॉमसन ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन करा था। तो थॉमसन का मॉडल भी फेल हो गया था। ऑल्सो कहता जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम आता है उसमें इतनी डेफिनेट लाइंस क्यों शो होती हैं, बिकॉज कहता जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज कर रहा है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। बट कहता जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, उसमें हमें लाइंस शो होती हैं एट ए डेफिनेट वेवलेंथ के ऊपर, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर हमें नंबर ऑफ लाइंस उसमें क्या होती हैं, शो होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग होता तो उसका स्पेक्ट्रम क्या आना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। तो कहता है रदरफोर्ड का मॉडल है एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऑल्सो जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।